हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभी चौबे और आज हम बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही छोटे से टॉपिक की, जिसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब ये टॉपिक का महत्व ये है कि एसएससी सीजीएल और जो हमारे बाकी तमाम एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें जो हिस्ट्री का पोर्शन होता है जीएस के अंतर्गत जो आता है, उसमें ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि पास्ट ईयर्स में इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इस टॉपिक से बहुत लोग घबराते हैं, एंशंट हिस्ट्री से। और उसका कारण ये भी है कि हमें लगता है कि हिस्ट्री एक बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है। वो बिल्कुल है ब्रॉड सब्जेक्ट, लेकिन अगर हम इसे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, लाइक दिस टॉपिक विच इज़ द, यू कैन से दिस इज़ द सेकेंड टॉपिक। इसके पहले हमारे पास स्टोन एज होता है, बट क्वेश्चन का कंसंट्रेशन उतना स्टोन एज से नहीं होता है जितना हमारा ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, या जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, उसमें से होता है। तो कुछ बेसिक्स हम डिस्कस करें। पहले मैं उसके आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम पहले उसकी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं इस सिविलाइजेशन की, तो टाइम पीरियड हम सभी को पता है कि इसका आप कह सकते हैं कि 2500 से लेकर 1700 BCE तक के था। इसके अलावा जो हमारा इसकी जो मेजर साइट्स हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे, बट दिस वाज प्राइमरली लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंक्लूडिंग द पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट डे पाकिस्तान एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया। तो ये था इसका रीजन। अब सिटीज़ की अगर हम बात करें, तो कुछ बहुत ही वेल प्लान्ड सिटीज़ थी इस सिविलाइजेशन के अंदर, जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, उसके बाद हमारे पास कालीबंगन। इस तरह की जो बहुत ही वेल प्लान्ड सिटीज़ थी, इसलिए ये जो सिविलाइजेशन है इसको, अच्छा, इसके बाद जब हम वैदिक एज को पढ़ते हैं तो उसमें इतना अर्बनाइजेशन नहीं था, वो फिर वापस एक तरह से कह सकते हैं कि बैकवर्ड्स चला गया था। उस पर भी बात करेंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें, एक ओवरव्यू लेते हैं पहले इस पूरे टॉपिक का, उसके बाद हम फिर कंटेंट पे आते हैं। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय जो लोग थे, जो जिन्हें हम इंडस पीपल भी कहते हैं, सो दे वर प्राइमरली इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। और कौन से क्रॉप्स थे? तो वीट, बार्ले, ये जो हैं ये मेजर उनके क्रॉप्स थे। और भी हैं, बट आप याद रख सकते हैं वीट, बार्ले। So they even had an extensive irrigation system which was vital for agriculture in a semi-arid region, जहाँ पे वो situated था पूरा civilization। तो आप ये कह सकते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो सोसाइटी थी, वो एक अग्रेरियन सोसाइटी थी, जो कि एग्रीकल्चर पे निर्भर करते हैं मेजॉरिटी वो। इसके बाद अगर मैं बात करूँ ट्रेड एंड कॉमर्स की, तो उनका एक बहुत ही आप कह सकते हैं थ्राइविंग ट्रेड नेटवर्क था। और वहाँ पे हमें ये भी एविडेंसेस मिले हैं कि वो मेसोपोटामिया जो है, जो मॉडर्न डे इराक है, उससे भी एक कह सकते हैं कि ट्रेड में इन्वॉल्व थे, क्योंकि जो हमारे कॉइन्स होते थे ना, जो हमारे स्टैम्प्स हैं, कॉइन्स हैं, वो हमें मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन था, वहाँ का जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, तो वहाँ पे भी मिले हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन के। तो इससे ये पता चलता है कि किसी तरह की ट्रेड में इन्वॉल्व थे ये आपस में। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजन्स हैं जिनमें जिनके साथ वो ट्रेड में इन्वॉल्व थे। तो ट्रेड था उस समय, ये हमें समझ आ गया। और उनने एक स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स और मेजर्स यूज़ करते थे। तो वो एक तरह से बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इकोनॉमिक सिस्टम का यूज़ करते हैं, हमें ये पता चलता है। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात थी उनके वेट्स में कि सब 8 के मल्टीपल्स में था। मतलब 8, 16, जो अगर अभी उसे वे करके देखा जाए, तो वो जो वेट्स थे वो 8, 16 और इस तरह से चलते थे। इसके अलावा तो काफ़ी एक वेल प्लान्ड सिस्टम था इनका। अच्छा, इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देने वाली हूँ, जिन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस टॉपिक के ऊपर होंगे वो एमसीक्यूज, जो आपके एसएससी सीजीएल में बहुत यूज़फुल होंगे।
और साथ ही साथ मैं आपको जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं उन सब की पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, चलिए। तो ट्रेड एंड कॉमर्स की हम बात कर रहे थे, वो हमें क्लियर हो गया। इसके बाद राइटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो उनकी एक स्क्रिप्ट थी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, लेकिन वो क्या लिखा है वो हम नहीं समझ सकते हैं क्योंकि आज तक के वो डिसाइफर नहीं की जा पाई है। तो उसको हम इंडस स्क्रिप्ट कहते हैं लेकिन हम उसे डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, तो इसीलिए हमें ये नहीं पता है कि एग्जैक्टली क्या था। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमारे पास कोई रिटर्न एविडेंसेस नहीं है, तो ये जो भी हैं ये सारी थ्योरीज हैं कि ऐसा रहा होगा वैसा रहा होगा, इस तरह से ये है हमारे पास। अच्छा, लेकिन ये कह सकते हैं कि जो भी उनकी सील्स थी और जो भी इंस्क्रिप्शंस थे, वो आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से एक रिकॉर्ड कीपिंग उनका एक सिस्टम था, बहुत ही ऑर्गेनाइज था सब कुछ, ये हमें पता चलता है उधर से। मैं बात करूँ अगर रिलीजन की और जो आर्टिफैक्ट्स हैं उनकी, तो बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, जैसा कि टेराकोटा फिगरीन्स मिले हैं, सील्स मिले हैं। उनसे ये पता चलता है कि रिलीजियस और कल्चरल प्रैक्टिसेस तो थी उस समय पे। डांसिंग गर्ल एक बहुत ही फेमस जो उस टाइम का जो हमें फिगरीन मिला है, और पशुपति सील जो मिली हैं वो बहुत ही फेमस एग्जाम्पल्स हैं इस सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड के। उस समय जो चीज़ें थी जो वहाँ पर जो जिनसे हमें पता चलता है कि किस तरह की चीज़ों में वो इन्वॉल्व थे, जैसे पशुपति एक आप ये कह सकते हैं कि एनिमल गॉड या कुछ इस तरह से वो जो सील मिली हैं। डांसिंग गर्ल का एक जो फिगरीन मिला है, ये सभी चीज़ें हमें मिली हैं वहाँ से। अच्छा, और डिक्लाइन की अगर हम बात करें तो देखिए एग्जैक्ट कॉज जो थी डिक्लाइन की वो हमें नहीं पता है और उस पर डिबेट चलती रहती है, लेकिन जो कुछ थियोरीज हैं, लोगों का जो मानना है, जो भी जानकार हैं, तो जो पॉसिबल रीज़न समझ आते हैं वो ये लगता है कि इकोलॉजिकल चेंजेस के कारण हो सकता है। रिवर्स जो थी, क्योंकि वो रिवर के किनारे ही सिचुएटेड था ये जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन था, इसलिए हम उसको, और नॉट जस्ट इंडस रिवर, और भी बहुत सारी रिवर्स हैं जैसे कि घग्गर, हकरा, सरस्वती, उसके बाद हमारी बहुत सारी ऐसी रिवर्स हैं जिनके आसपास ये सिचुएटेड थे। तो ये जो सिविलाइजेशन था ये पाए गए हैं। तो ये भी कहते हैं कि द रीज़न कुड बी द शिफ्ट ऑफ द रिवर्स कोर्स, और इसके अलावा इन्वेजन के कारण भी हम मानते हैं कि पॉसिबल है कि ये जो सिविलाइजेशन है उसका डिक्लाइन हुआ होगा। इन्वेजन, आर्यन इन्वेजन की हम बात करते हैं तो वो बाद में चल के आता है आपके इस टॉपिक में, तो वो भी पॉसिबल रीज़न हो सकता है, लेकिन हमारे पास कोई शॉर्ट फैक्ट नहीं है यहाँ पे कि क्यों डिक्लाइन हुआ। ये सारी थ्योरीज हैं। अगर हम बात करें लेगेसी की, तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंडियन हिस्ट्री का, और उसको हम दुनिया के जो सबसे पुराने आप कह सकते हैं अर्बन सिविलाइजेशन है उसमें से कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ये सभी बातें हो गई। इसके अलावा क्या चीज़ें डिस्कवर की गई हैं, कौन कौन सी साइट्स, तो आर्कियोलॉजिकली जो आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज हुई हैं उन पे अगर हम बात करें तो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस हुए हैं मोहनजोदारो पे, फिर हड़प्पा पे, तो उससे बहुत ही वैल्यूएबल इंसाइट्स मिली हैं जिनसे हमें पता चलता है कि सिविलाइजेशन के लोग किन चीज़ों में इन्वॉल्व थे और क्या क्या पाया जाता था उस समय, किस तरह की कल्चरल प्रैक्टिसेस थी। हालांकि लिखा हुआ कुछ नहीं है हमारे पास, लेकिन ये चीज़ों से जो हमारे पास जो भी हमें एविडेंसेस मिले हैं, तो रिटर्न एविडेंस नहीं है, लेकिन जो हमें आर्कियोलॉजिकल आप कह सकते हैं कि जितने भी ऐसे कोई आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, जो फिगरीन्स मिले हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनसे हमें बहुत कुछ पता चलता है। और अगर हम कंपेयर करें सिविलाइजेशन को तो इसको बहुत एक कहते हैं कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन जो था या फिर जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन था उन सब से कंपेयर किया जाता है, क्योंकि इसकी जो अर्बन प्लानिंग थी, जो कॉम्प्लेक्सिटी थी अर्बन प्लानिंग की, जो सोफिस्टिकेशन था उसमें, वो काफ़ी सिमिलर है उन सिविलाइजेशन से, तो इसीलिए इसको कंपेयर किया जाता है। अब हम आ जाते हैं अपनी स्लाइड्स पे और जल्दी से
पूरा एक ओवरव्यू लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं एग्ज़ाम में। तो इंडस सिविलाइजेशन और वैदिक पीरियड का ये पूरा चैप्टर है, इसे मैंने एक किताब से लिया हुआ है जो कि नियॉन क्लासेस की किताब है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो हाउस जो पाए गए, या जो हाउसेस तो हमें वहाँ पे मिलना मुश्किल है पूरा प्रॉपर बने हुए, बट यस जो एविडेंसेस हमें मिले उनसे हमें ये समझ आया कि पक्का ब्रिक्स का यूज़ हुआ है। ये क्वेश्चन आया था एमटीएस में, उसके बाद आरआरबी एनटीपीसी में भी आ चुका है। उसके बाद जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इट वाज फाउंड इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड एरियाज ऑफ पाकिस्तान, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, मेनली अराउंड द इंडस रिवर। और ये आप कह सकते हैं कि जो भी उस समय के जो और दूसरे सिविलाइजेशंस थे ना, तो दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द लार्जेस्ट ऑफ इट्स कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस विच वर इजिप्शियन, देन सुमेरियन, चाइनीज़, तो उनका एक लार्जेस्ट माना जाता है। ठीक है, ओल्डेस्ट इंडियन सिविलाइजेशन है, आई एम नॉट सेइंग लार्जेस्ट, आई एम सेइंग ओल्डेस्ट इंडियन सिविलाइजेशन हियर। ये क्वेश्चन आ चुका है हमारे एसएससी सीएचएसएल में, और भी कुछ एग्जाम्स में आए हैं। इसे हम ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। अच्छा, आयरन हमारे पास अभी नहीं था। आयरन कब आया है? आयरन आप ऐसे याद रख सकते हैं, आर्यंस वाला जो पीरियड हम डिस्कस करते हैं ना, उस समय हमारे पास आयरन का यूज़ हमें पता चला है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन के दौरान जो आयरन का यूज़ है वो नहीं था, ब्रॉन्ज का यूज़ किया जाता था। हमें उसके बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं। अच्छा, इसके अलावा वो एक जो कहते हैं कि मेल डीटी को उनकी पूजा करते थे, जो कि पशुपति नाम है, ठीक है, पशुपति। लेकिन एक और बात है कि वो मेल एज वेल एज फीमेल गॉडेस उनको भी मानते थे, ये भी हमें पता चला है, क्योंकि एक और मूर्ति है जो मिली है, एक फीमेल गॉडेस की भी मूर्ति है जो इस पीरियड से मिली है, उससे हमें ये पता चलता है। फर्स्ट अर्बनाइजेशन कहा जाता है इसे। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल प्री एग्जाम में आ चुका है। इसके अलावा फर्स्ट साइट जो एक्सकवेट हुई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, हड़प्पा थी, तो उसी के अकॉर्डिंगली इसका नाम रखा गया। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में बहुत पूछा जाता है। जो दयाराम साहिनी है, वो पहले इंसान थे जिन्होंने डिस्कवर किया था हड़प्पा सिविलाइजेशन जो था उसको, तो वो जो साइट्स थी उनको। ठीक है, तो ये हो गई यहाँ तक की बात। और इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो हड़प्पा में जो डांसिंग नटराज का भी हमें एक फिगरीन मिला है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए, ऐसा नहीं है कि पहले कभी एक्सकेवेट नहीं हुई है ये साइट। तो अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा 1872-73 में ये हुई थी एक्सकेवेट पहली बार। और उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि जो हमने बात की, दयाराम साहनी की बात कर रहे हैं अगर हम, तो जो जो भी चीज़ें जब उन्होंने जो जो चीज़ें हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, जो भी आप कह सकते हैं फर्स्ट एक्सटेंसिव एक्सकेवेशन जो था वो दयाराम साहनी के द्वारा 1920s में हुआ था। इसके अलावा अगर हम देखें तो क्या क्या चीज़ें पाई गई थी, तो रिजर्वायर्स थे, ड्रेन्स थे, वो भी मिले थे। बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने जो जो इन्वॉल्व थे इस एक्सकेवेशन में, उनके भी नाम हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये अगर इसका हम जोग्राफिकल एरियाज़ की बात करें, तो वेस्टर्न एंड पर सुक्ता गेंडर नाम का जो एक जगह है जो कि बलूचिस्तान में है, वो था। ईस्टर्न एंड में अगर हम बात करें तो आलमगीरपुर है जो कि यूपी में आता है। नॉर्दर्न एंड की बात करें तो मांडा जो कि जम्मू एंड कश्मीर में आता है। तो ये सभी हमारे उसकी जो बाउंड्रीज़ हैं उनकी अगर बात करें तो ये था। और सदर्न एंड में जो है दियामाबाद जो कि महाराष्ट्र में आता है वो है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अच्छा, इसके अलावा जो इंडस सिविलाइजेशन की जो 2 की सिटीज़ हैं, वैसे तो और भी हैं, लेकिन
हड़प्पा और मोहनजोदारो की हम बात करते हैं, तो जो पहली बात तो ये है कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो मेन अथॉरिटी है, वो मेन बॉडी है जो इस रिसर्च में इन्वॉल्व रहती है। ठीक है, तो जो डायरेक्टर जनरल एएसआई के थे जॉन हबर्ट मार्शल जो हैं, तो वो उस एक्सकेवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं जिनसे हमें दो मेजर साइट्स का पता चला था, हड़प्पा और मोहनजोदारो। और इसके अलावा अगर हम बात करें कौन कौन से एनिमल्स पाए गए हैं, ये क्वेश्चन भी सीजीएल में आ चुका है। यूनिकॉर्न, बुल, डॉग, कैट्स, एलिफेंट्स, टाइगर, बाइसन और बफेलो, गोट, और भी हैं बट ये मेजर है जो कि आ चुके हैं। तो ये हो गया। उसके अलावा मोहनजोदारो किन्होंने एक्सकेवेट किया था, तो इसका है एमएस वत्स, ये यहाँ पे दिया हुआ है, 1924 का टाइम था ये। ठीक है, आई होप वी आर क्लियर टिल दिस पॉइंट, आपको सब विजिबल है? ओके, यस विजिबल, ऑल राइट। तो एमएस वत्स है, इन्होंने 1924 में ये एक्सकेवेट की थी साइट जो मोहनजोदारो हम कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इम्पॉर्टेंट हड़प्पन साइट्स हैं। पहले तो ये हो गया हड़प्पा हमारे पास, फिर मेहरगढ़, ये है मोहनजोदारो, ये है लोथल, ये सभी बहुत इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो अच्छा ये मैप भी है, बट आपका अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर होता तो उसमें आपको मैप्स ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट होता, बट एसएससी सीजीएल में तो नहीं होता है, तो उसके लिए नो वरीज। ठीक है, अब जो सिटी है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड होती थी। टाउन प्लानिंग किस तरह की थी अगर उसकी बात करें तो वो इस तरह से होती थी कि ईस्टर्न पार्ट होता था वो जो एक पुअरर क्लास है उसके लिए होता था, और वेस्टर्न जो साइड होता था वो होता था आपका, वो थोड़ा सा हायर उस पे रहता था, जैसे अगर थोड़ा सा हाइट पे रहता था, और जो ईस्टर्न है वो थोड़ा सा नीचे जो रहता था। तो वेस्टर्न की अगर हम बात करें तो उसको सीटाडल कहते थे, और विच इज़ फॉर द रिचर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो उससे हमें ये पता चला कि उस समय भी भाई ये जो सोशल हायरार्की थी वो तो थी, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरी तरह सारे लोग एक साथ एक तरह से रह रहे हैं, जो सोशल हायरार्की थी वो मिली है वहाँ पर। इसके अलावा जो रोड्स होती हैं ना, मेन रोड और कनेक्टिंग रोड होती हैं, उनका ना एक हमें रेक्टेंगुलर पैटर्न जैसा कि हम अभी देखते हैं उसी तरह का मिला उस समय पे। अब उस समय के हिसाब से आप कह सकते हैं बहुत ही सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम था, बहुत ही वेल डेवलप्ड सिस्टम था, सारे जितने घर हैं उनसे कनेक्टेड होता था, और हर घर में अपना एक अलग, आप ये कह सकते हैं कि जो वॉशरूम्स की अगर हम बात करें तो हर घर के पास अपना अलग से जो भी फैसिलिटीज़ थी वो थी। तो ये सब काफ़ी इम्प्रेसिव फीचर्स हैं जो हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के। जो घर हैं मल्टी स्टोरी हुआ करते थे, और उसमें उनके खुद के वेल्स भी होते थे। साथ ही साथ जो बिल्डिंग मटेरियल यूज़ हुआ है वो देखिए, ब्रिक्स एक कच्ची होती हैं, एक बर्न ब्रिक्स होती हैं, तो बर्न ब्रिक्स का यूज़ किया जाता था वहाँ पर। और जो साइज़ और डायमेंशन है उनको देखा गया तो वो भी ऐसा नहीं है कि एक ऐसी बनी है और दूसरी वैसी, सब कुछ मेजर्ड होता था, मतलब एक स्टैंडर्ड साइज़ था, एक स्टैंडर्ड डायमेंशन फिक्स थे उसके, और उसी हिसाब से सारी जो ईंट थी वो थी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि बहुत ही प्रॉपरली मैनेज्ड ये सब था, और एक बहुत ही अच्छा सिस्टम था। अगर हम डिसाइफर कर पाते वो टेक्स्ट को तो हमें डेफिनेटली और बहुत कुछ जानने को मिलता यहाँ से, लेकिन ये चीज़ें हमें पता चली हैं इधर तक के। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें, जस्ट अ मोमेंट, हाँ जी, तो हमारे पास और काफ़ी सारी डिटेल्स हैं इस सिविलाइजेशन की। आई होप वीडियो लेंदी ना हो रहा हो, इसलिए मैंने शुरू में आपको इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन तो दे दिया था। ठीक है, मोहनजोदारो की बात करें अगर स्पेसिफिकली, तो फिर किसने एक्सकेवेट की थी ये साइट? आर.डी. बनर्जी ने। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आप उम्मीद कर सकते हैं कि आ सकता है।
अब इसका जो इसके बारे में और डिटेल्स हैं जो और फाइंडिंग्स हैं इस साइट की, वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो जो अगर मोहनजोदारो की बात करें तो देखिए इसमें हमको जो फिगरीन्स मिले हैं उनमें से एक था हमारा बहुत इम्पोर्टेंट बियर्डेड प्रीस्ट विच वॉज मेड अप ऑफ स्टेटाइल। तो ये जो है ये हमें मिला था। इसके अलावा और भी बहुत सारी अच्छा कुछ और फैक्ट्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। तो आर डी बनर्जी ने एक्सकेवेट किया था, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ। रीजन कौन कौन से थे जहाँ पर ये हमें मोहनजोदारो के जो हमें वो सिविलाइजेशन जो वो एरिया हमें मिला है, वो साइट हमें जो मिली है, तो लरकाना डिस्ट्रिक्ट जो कि सिंध में है, राइट बैंक ऑफ इंडस रिवर जो कि अभी पाकिस्तान में है, वहाँ पे हमें ये साइट मिली थी। तो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में मोहनजोदारो है, ठीक है। और अगर हम बात करें और जैसे चानूदारो की, तो चानूदारो कहाँ है, वो भी सिंधु नदी के लेफ़्ट साइड में है, लेकिन वो भी हमारा जो कह सकते हैं कि इंडस रिवर के साइड में ही था। तो इसको 1931 में एक्सकेवेट किया गया था एन गोपाल मजूमदार के द्वारा, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद रोपर भी एक इम्पॉर्टेंट साइट है इस सिविलाइजेशन की, तो उसको 1953 में एक्सकेवेट किया गया था बाय वाई डी शर्मा, और ये है सतलज रिवर के पास पंजाब में जो है वहाँ पे ये साइट हमें मिली है। और भी बहुत सारी साइट हैं, जैसे आप कह सकते हैं, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट रंगपुर भी एक अच्छी साइट है, तो वो हमें मिली थी 1935 में, और एम एस वत्स और बीबी लाल और एस आर राव के द्वारा उसे एक्सकेवेट किया गया था। तो ये था उसके बारे में। अच्छा, अब हम कुछ दूसरी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है जो आप जान सकते हैं, जो राखी गढ़ी एक जगह है, तो ये आप कह सकते हैं जो इंडिया में आप जब आप कह सकते हैं उसका एक्सकेवेशन जो पहली इंडिपेंडेंट इंडिया में एक्सकेवेट हुई पहली जो साइट है, वो है हमारी राखी गढ़ी। और इसके अलावा हमारा जो और दूसरे मोहनजोदारो है, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे अभी, तो ये है इंडस रिवर, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये सिंध प्रोविंस में है पाकिस्तान के, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये। और इधर पे हमको एविडेंस मिले हैं ग्रेट बाथ के। तो एक बहुत बड़ा, एक आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल जैसा स्ट्रक्चर मिला है। तो ऐसा माना जाता है कि कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती होंगी, कुछ कर्मकांड, कुछ आप कह सकते हैं कि जैसे हम अभी कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे छठ पूजा में एक सोशल बात का कल्चर है, राइट। तो उस तरह के कुछ होता होगा, कुछ उसके लिए लोग इकट्ठे होते होंगे वहाँ पर, और उसका नाम ग्रेट बाथ दिया गया। ओके, तो ये हो गई हमारी। इसके अलावा जो कॉटन के क्लॉथ्स उस समय अवेलेबल थे, और असेंबली हॉल था जहाँ पर लोग इकट्ठा हुआ करते होंगे शायद। इसके अलावा जो और हम इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स की बात करें, तो इधर पे स्क्वायर शेप सील मिली है, जो कि एक जो भी देखिए अलग अलग सिटीज़ है ना, तो जो मेजर सिटीज़ हैं उनके अंदर क्या क्या मिला है वो हम एक बार देख सकते हैं। हड़प्पा का है, पंजाब प्रोविंस, पाकिस्तान, रवि रिवर के पास है ये। उसके बाद किसने किया था एक्सकेवेट? दयाराम साहनी ने। इधर पे और हमें ध्यान रखने लायक बात यह है कि अच्छा, बीड फैक्ट्री भी पाई गई है वहाँ पे, पता है, बीड फैक्ट्रीज भी थी, इसका भी हमें प्रूफ मिला है। अच्छा, और बर्न ब्रिक्स का यूज़ होता था जैसा कि मैंने आपको बताया। अच्छा, और गोल्ड भी इंपोर्ट किया जाता था कर्नाटका से। तो ये क्वेश्चन तो अभी 2022 के हमारे प्रीलिम्स में आया था CGL में। लोथल की अगर हम बात करें,
तो यहाँ पे आर्टिफिशियल डॉकयार्ड मिले हैं, पोर्ट ऑफ इंडस पीपल टू ट्रेड विथ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। कैसे पता कि सिविलाइजेशन वेस्टर्न सिविलाइजेशन के साथ ट्रेड कर रहे थे? ऐसे पता है कि जो मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन था वहाँ पर कुछ सील्स मिली हैं, कुछ कॉइन्स जो भी करेंसी यूज़ करते होंगे, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन की कुछ चीज़ें वहाँ मिली हैं। तो उससे हमें ये लगता है कि कुछ ट्रेड में भी इन्वॉल्व थे दूसरी कंट्रीज़ के साथ। ठीक है, तो ये हो गई बात यहाँ तक की। इसके अलावा धोलावीरा भी एक इम्पॉर्टेंट साइट है जो इंडिया में ही गुजरात में है। तो इधर पे हमें रिजर्वायर्स, डैम्स, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, वाटर कंजर्वेशन सिस्टम, इरिगेशन सिस्टम, ये सब मिले। ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये वाटर कंजर्वेशन हो गया। उसके अलावा हम बात करें तो जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया है धोलावीरा को। और एक और चीज़ ये है कि अच्छा, मांडा विलेज जिसकी हमने बात की थी जम्मू एंड कश्मीर, तो उसको भी ऐड किया गया है। राखी गढ़ी की अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट साइट इन मॉडर्न इंडिया है, राइट। तो आई थिंक मैंने शायद पहले आपको कह दिया था फर्स्ट एक्सकेवेटेड, तो ये लार्जेस्ट साइट है मॉडर्न इंडिया की। तो ये मॉडर्न इंडिया की हम जो बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंट इंडिया की। अच्छा, चानूदारो की अगर बात करें तो वो ओनली दिस इंडस वैली साइट है विदाउट सिटाडल, मतलब ऐसा ऊपर नीचे वाला सिस्टम नहीं था, सब एक समतल ज़मीन पे ही है सब। तो यहाँ पर हमें बीड मेकिंग फैक्ट्री मिली है। बनावली की अगर हम बात करें तो टेराकोटा प्लाव। उसके अलावा कालीबंगन की बात करें तो ये राजस्थान में है। और इसके अलावा इधर पे मड ब्रिक्स का इस्तेमाल होता था घर बनाने के लिए। और जो क्रॉपिंग पैटर्न था वो भी हमें पता चलता है कि अलग अलग तरह के क्रॉप्स लगाए जाते थे, अलग अलग तरह की फसलें लगाई जाती थी, मिक्स क्रॉपिंग। और जो फील्ड्स हैं उनको जो किस तरह से मिक्स क्रॉपिंग के लिए आप कह सकते हैं कि तैयार किया जाता था, वो भी हमें पता चला है। तो ये हो गया। तो इसी में कालीबंगन में हमको जो अर्लीस्ट यूज़ ऑफ प्लॉ इन एग्रीकल्चर फील्ड है वो हमें मिलता है। पॉटरीज थी यहाँ पर भी। और इसके अलावा दाइमाबाद की अगर हम बात करें तो चैरियट का एक स्कल्पचर मिलता है वहाँ पे। ठीक है, अब सोसाइटी को आप देख सकते हैं। मुझे लगता है ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ तक के है हमारा। तो इधर पे हमने बात की, देखिए सोसाइटी की अगर हम बात करें तो देखिए इक्वालिटी थी इधर पे। हड़प्पन सोशल सिस्टम काफ़ी एक तरह से आप कह सकते हैं कि इक्वालिटी थी। तो एगैलिटेरियन सिस्टम था वहाँ पर, ये बोला जा सकता है। और टेम्पल के नहीं हमें एविडेंस मिले हैं, जैसे कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन की बात करते हैं, मेसोपोटामियम की बात करते हैं, तो उसमें हमको बड़े स्ट्रक्चर्स मिले। बट यहाँ पर वैसे बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं या इस तरह की चीज़ें, उसके एविडेंस नहीं मिले हैं। लेकिन हमें ये पता चलता है कि वो लोग नेचर को वर्शिप करते थे। तो जैसे कि पीपल का पेड़ हो गया, और उसके अलावा यूनिकॉर्न हो गया। तो यहाँ पे और अगर मूर्ति पूजा की भी अगर हम बात करें तो वो होती थी, लेकिन वो टेराकोटा फिगर्स जो होते थे उनके फॉर्म में होती थी, कोई मंदिर नहीं बने हुए थे उनको रखने के लिए। और जो मेन और विमेन दोनों ज्वेलरी का यूज़ करते थे ट्रेड के लिए। हमें वहाँ पर सील का यूज़ हमें समझ आया है वहाँ पर। और पशुपति सील एक बहुत ही वहाँ पर इम्पॉर्टेंट सील थी। इसके अलावा वो एक आप पिक्चर देख भी सकते हैं, पशुपति सील अगर आप सर्च करेंगे ना तो वो आप देख सकते हैं। तो इंडस वैली के जो लोग थे वो पशुपति की पूजा करते थे, ये भी हमें समझ आ गया। डिसाइफर तो नहीं कर पाए हम जो हड़प्पा की स्क्रिप्ट थी, लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि एक यूनिफॉर्मिटी थी उसमें, स्टैटिक थी। ओके, अच्छा, राइटिंग स्टाइल की अगर हम बात करें, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टर्म है। तो जस्ट अ मिनट,
तो बॉस्ट ऑफ एडन, तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए, एक होते हैं हम जैसे इंग्लिश लिखते हैं तो कैसे लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं, हम हिंदी लिखते हैं लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं, उर्दू राइट टू लेफ़्ट लिखते हैं। बॉस्ट ऑफ एडन में क्या होता है? राइट टू लेफ़्ट टू राइट, देन राइट टू लेफ़्ट, देन लेफ़्ट टू राइट, तो जहाँ ख़त्म हुई उधर से शुरू होके, तो ये सिस्टम यूज़ किया जाता था राइटिंग का। तो ये बात हमको समझ आ गई है। तो ये स्क्रिप्ट, हालांकि हम नहीं समझ पाए कि स्क्रिप्ट है क्या, लेकिन ये समझ आ गया कि इस वे में लिखा जाता था। ठीक है, बॉस्ट ऑफ एडन, ये क्वेश्चन मुझे लगता है कभी ना कभी ज़रूर आएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा जो सील होती थी ना, उनमें वुल्स बहुत अक्सर पाए जाते थे। ठीक है, तो टेराकोटा की बनी हुई ये चीज़ें होती थी, और ये है हड़प्पन साइट्स में मिली हैं जो, और ये समझ आता है कि इनको वो कमर्शियल यूज़ के लिए रखते होंगे, जैसे कि ट्रेड और इस तरह की चीज़ों के लिए। ठीक है, इसके अलावा हमने बात कर ली है कि मेनली एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते थे वो लोग, और इंडस इकोनॉमी का बैकबोन था एग्रीकल्चर, और उन लोगों को वेट और मेजर्स का भी ज्ञान था, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो बहुत सारे ऐसे वेट्स मिले हैं, बहुत सारे ऐसे जो हम कहते हैं ना, जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 8 किलो का, 16 किलो का, इस तरह के जो अ, उस समय से हमें प्रूफ्स मिले हैं कि उन लोग जितने भी मेजर्स और वेट्स, ये सब चीज़ों का भी एक यूनिफॉर्मिटी थी इन चीज़ों में। ठीक है, तो उनका भी इस्तेमाल करते थे, तो डेफिनेटली कुछ ट्रेड एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होता होगा वो। अब बस ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये कौन सी चीज़ कहाँ, कौन सी साइट कहाँ पे है। तो मोहनजोदारो कौन सी रिवर पे है? इंडस पे है। हड़प्पा रवि, चानुदारो इंडस, लोथल भोगावा जो कि साबरमती की ट्रिब्यूटरी है, कालीबंगा, घग्गर, धोलावीरा, लूनी, बनावली, सरस्वती, रोपड़, सतलज और मांडा चेनाब। अच्छा, जैसे हम अभी वर्शिप करते हैं ना, जो आप एंशंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे, जैसे हम अभी गंगा नदी को बहुत पवित्र मानते हैं, इस समय तक ये गंगा नदी का कोई उल्लेख नहीं मिला, क्योंकि गंगा नदी के अराउंड नहीं थी ये सारे जो सिविलाइजेशंस थे। तो फिर सरस्वती रिवर को प्योरेस्ट माना जाता था। ठीक है, तो ये हो गई बात। अच्छा, आयरन नहीं था वहाँ पर, ये उनको कॉपर का यूज़ पता था, लेकिन आयरन नहीं था। आयरन आर्यंस के टाइम आएगा, ये याद रखिए। और इसके अलावा कुछ और साइट्स दिए वो हैं यहाँ पर, और अफ़गानिस्तान में प्रेजेंट एक साइट का भी नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो शत्रुघई जो साइट है वो अफ़गानिस्तान में लोकेटेड है। इसके अलावा आयरन पे हम बात कर चुके हैं, और जो मोहनजोदारो है और हड़प्पा है वो बहुत ही मैग्निफिसेंट वेल प्लान्ड सिटीज़ थी, और कहाँ सिचुएटेड है वो हम बात कर चुके हैं। इसके बाद वैदिक कल्चर आता है, उसको हम अलग से देख सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़, वीट बार्ले जो है वो मेन क्रॉप्स थे, लेकिन राइस, पी, लेंटिल, लिनसीड एंड मस्टर्ड, मिलेट, सीजम एंड कॉटन वेर ऑल्सो ग्रोन इन द इंडस वैली। ये बात भी हमें समझ आ गई है। तो ये हो गई। अब ये तो सारा हम बाद में देखेंगे, ये हैं जो ब्रीफ फैक्ट्स जो मैंने आपको बताए हैं। तो ये मेरे खुद के नोट्स हैं, तो इनको आप देख सकते हैं एक बार। ये बहुत ही शॉर्ट रिवीजन नोट्स थे मेरे, तो मुझे लगा कि इनको इंक्लूड कर दूँ, और आप देख सकते हैं। साथ ही साथ ये कुछ प्रोबेबल MCQs हैं, इनको भी आप एक नज़र देख सकते हैं। ये 10 क्वेश्चंस हैं, तो ये पूरा PDF मैं अपलोड कर दूँगी। ओके, तो ये जो हमने पूरा टॉपिक डिस्कस किया है, ये हमने नियॉन क्लासेस की किताब से रेफ़र किया है। तो आप नियॉन क्लासेस की जो बुक है उसको कर सकते हैं रेफ़र। उसमें ये सारी चीज़ें आपको, जो मेजर फैक्ट्स हैं, जो हमारे लिए जितना पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि आज हम RS शर्मा लेकर नहीं बैठ सकते हैं SSC CGL के लिए, उतना डिटेल्ड हमें रिक्वायर्ड नहीं है। वैसे ही मॉडर्न इंडिया की बात करें
तो स्पेक्ट्रम पढ़ना उतना ज़रूरी नहीं है हमारे इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए। तो जो एक समरी नोट्स में हमारा काम हो जाएगा, तो उसके हिसाब से आप बिल्कुल ये जो नियॉन क्लासेस की किताब है उसको रेफ़र कर सकते हैं, और उसमें से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो जस्ट लेट मी शो यू द बुक। तो ये किताब है, आई होप आपको विजिबल होगी। इसमें काफ़ी शॉर्ट में मुझे सारी चीज़ें मिली, तो मुझे लगा कि इससे ही हमें पढ़ लेना चाहिए। तो आपको जो मुझे ये टॉपिक को ब्रीफ करना था, तो मैं यही बुक को लेकर आ गई इसलिए आपके पास, और इसी से मैंने रेफ़र किया अभी। तो मुझे लगा कि मैं आपको भी इसे रिकमेंड करूँगी। यू कैन ट्राई दिस आउट, इट्स अ रियली गुड बुक। ओके, तो थैंक यू सो मच। आई गेस दिस इज़ इट। PDF टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगी, आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं जाकर। और टॉपिक्स अगर आप चाहते हैं कि हम कंटिन्यू करें तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो कमेंट सेक्शन में लिखें, तो अपन उसे आगे एड्रेस करेंगे। Thank you so much for watching this video, and I wish you all the best. Thank you.